बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से H2O। H2O में देखते हैं तो यहाँ पे कितने डोनर हैं? डोनर हैं 2। एक्सेप्टर कितने? ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पे हैं, 2 एक्सेप्टर भी हैं। नंबर ऑफ H बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, H बॉन्ड पर मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? 2 इंटू मिनिमम ऑफ 2,2। तो 2,2 का मिनिमम कितना हुआ? 2 हुआ। तो 4 नंबर ऑफ H बॉन्ड हो जाएंगे पर मॉलिक्यूल, मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 और वाटर के मॉलिक्यूल से बंधा हुआ होगा इस तरीके से। यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल से बना हुआ है। अब HF की बात करते हैं। कितने डोनर? एक ही डोनर दिख रहा है। एक्सेप्टर कितने? फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पे 3 एक्सेप्टर। नंबर ऑफ H बॉन्ड पर मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? पर मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? 2 इंटू मिनिमम ऑफ डोनर कितना? 1, एक्सेप्टर कितने? 3। 1 और 3 का मिनिमम कितना होता है? 1 होता है। तो कितना हो गया? 2। इसका मतलब एक HF मॉलिक्यूल बाकी 2 HF मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड हो गया H बॉन्ड के थ्रू। ये HF हो गया, HF से HF हो गया एंड HF हो गया। इस तरीके से ऐसे ही कनेक्टेड रहेंगे आपस में, ऐसे बनाते चले जाएंगे। तो एक HF 2 के साथ कनेक्टेड है। अमोनिया में एक अमोनिया 2 के साथ कनेक्टेड था, राइट। यहाँ पे लोन पेयर, इधर से एक कनेक्ट कर दो अमोनिया को, HNH H, एक इधर कनेक्ट कर दो रजत से। अब देखिए भाई, HF और NH3 में नंबर ऑफ H बॉन्ड पर मॉलिक्यूल तो इक्वल है, बट HF में H बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, इसीलिए HF का मेल्टिंग पॉइंट NH3 से ज्यादा हो गया। लेकिन यदि वाटर की बात करें और HF की बात करें तो HF में स्ट्रेंथ ऑब्वियसली वाटर से ज्यादा है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो फिर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बट वही है, वाटर मोल में एक एक मॉलिक्यूल 4 से बंधा हुआ है, HF में 2 से ही बंधा हुआ है। तो बताया ना, 4 कमजोर आदमी 2 पावरफुल आदमी को हरा सकते हैं। तो उस वजह से ऐसा हो जाता है। और जो याद रखिएगा, रीजन आपको बता ही दिया हूँ। हाँ सर। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 2 टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, एक तो होते हैं इंटर मोलिकुलर, एक होते हैं इंट्रा मोलिकुलर। टाइप्स ऑफ एच बॉन्डिंग। एक तो होता है इंटर मोलिकुलर, इसके नाम से पता चला इंटर मोलिकुलर, मॉलिक्यूल के बीच में 2 अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में एच बॉन्डिंग जब होती है। ठीक है, तो लिखो एच बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल। जब मैं डिफरेंट मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बोल रहा हूँ, वो सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं, मतलब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल होने चाहिए, राइट। राइट डाउन, व्हेन एच बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल, एच बॉन्डिंग बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल। ब्रैकेट में लिख लेना, आइदर सेम टाइप और डिफरेंट, आइदर सेम टाइप और डिफरेंट, और डिफरेंट टाइप्स। टाइप्स कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, बट 2 अलग अलग एंटिटीज होनी चाहिए। और जो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग है, वो आपके सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट
and boiling point of substance. दूसरा होता है इंट्रामोलिकुलर एक्सपॉन्डिंग। इंट्रा का मतलब क्या होता है? विद इन, मॉलिक्यूल के अंदर ही हो गई। तो when the H bonding occurs within the molecule, occurs within the same molecule, within the same molecule। ठीक है, ऐसा पॉसिबल कब होता है? जब डोनर साइट और एक्सेप्टर साइट दोनों एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेजेंट हैं और उनको कनेक्ट करने से इधर 5 मेंबर्ड रिंग बने और 6 मेंबर्ड रिंग बने। माइंड इट, 4 मेंबर्ड रिंग बनेगा तो नहीं होगा, बिकॉज 4 मेंबर्ड रिंग का स्टेबिलिटी काफी कम होता है। So the donor site and acceptor site are present on the same molecule and connecting them lead to the formation of either 5-membered ring or 6-membered ring. Then intramolecular bonding occurs. तो condition क्या है? When donor and acceptor site is present on the same molecule, and connecting them lead to formation of either 5-membered, 5 और 6-membered ring। ये बात समझ आ गई? तभी बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग होती है इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से कोई भी लेना देना नहीं होता है। बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के ड्यूरिंग द मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है बेसिकली? दो मॉलिक्यूल, हाँ, बिटवीन मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड को आपको तोड़ना होता है। विद इन मॉलिक्यूल तोड़ना की जरूरत थोड़ी ना होती है, राइट? तो इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से कोई कनेक्शन नहीं होता है। एंड जब मैं किसी सब्सटेंस को मेल्ट या बॉयल करता हूं तो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड ब्रेक भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट इनको लिख लेना पहले, इसके बाद कॉपी कर लिया इसको। हाँ सर, हो गया। देखिए नहीं लिखना। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग melting point and boiling point don't change much. Due to intra H bonding, melting point and boiling point don't change much. उनमें ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इंट्रा एच बॉन्ड डोंट ब्रेक व्हाइल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। इंट्रा एच बॉन्ड डोंट ब्रेक व्हाइल मेल्टिंग और बॉइलिंग। और लिखना, जो इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड है उनका स्ट्रेंथ इंटरमोलिकुलर से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज भाई डिस्टेंस कम है ना मॉलिक्यूल के उनके डोनर एक्सेप्टर के बीच का, राइट? डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कम है, तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटर बॉन्ड इज मोर देन इंटर। हमने देखा था इंटरमोलिकुलर रिएक्शन भी जो होती है वो इंटरमोलिकुलर से फास्ट होती है। देखा था नहीं, लेकिन देखेंगे हम लोग ऑर्गेनिज्म में। स्ट्रेंथ ऑफ इंटर बॉन्ड, हाँ वही, मोर देखा था, मुझे याद नहीं आता। मोर देन इंटर बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है यहाँ पे OH है, इधर भी OH है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग हो सकती है, राइट। तो दूसरे कलर से बना देता हूँ। यहाँ पे इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर देखो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रही है। अब यदि इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग यहाँ पे हो गई तो उसकी वजह से होगा क्या, इसका दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग करने का टेंडेंसी, या बोल सकते हैं H बॉन्डिंग करने का एक्सटेंट कम हो जाएगा कि नहीं। तो एटम तो इसमें एंगेज हो गए ना, तो इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग करने का एक्सटेंट कम हो जाएगा। तो इसीलिए अभी इस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये है, इसमें भी 2 OH हैं, इसमें भी 2 OH हैं। अब यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रा नहीं होगी। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इसकी कंपेयर में कम हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे तो इंटर हो जाएगी और इंट्रा नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे इंटर का एक्सटेंट कम हो जाएगा, राइट, इंटर डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो इसलिए लेट अस से 2 आइसोमर्स हैं, देयर आर 2 आइसोमर्स, तो उसमें वो आइसोमर जिसमें इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो जाती है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें इंट्रामोलिकुलर नहीं हो रही है उससे कम हो जाता है। ये समझ आया कि नहीं? नहीं सर। ठीक है, नहीं आया, ठीक है, सुनो पहले। ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग होगी। हाँ वो वाला समझ आ गया। हाँ, तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ इंटर कम हो जाएगी कि नहीं। हाँ अब यदि एक्सटेंट ऑफ इंटर कम हो गई, अब यहाँ पे देखो इंटर नहीं हो रही, तो यहाँ पे आराम से इंटर हो जाएगा कि नहीं। हाँ सर। तो यदि इंटर आराम से हो जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। हाँ अभी समझ आया हाँ कि हाँ नहीं? ठीक। अब हाँ आ गया। पक्का आया है कि जबरदस्ती बोल रहा हूँ? नहीं सर अभी नहीं अब आ आया? गया। तब ठीक है। सर वो जो आप लिखे हैं सेकंड पॉइंट, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड डजंट ब्रेक व्हाइल मेल्टिंग और बॉइलिंग, नहीं तो ब्रेक होता है, फिर अच्छा वो कभी ब्रेक ही नहीं होता, वो ब्रेक नहीं होता है। मतलब इंट्रा का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इंटर से, बट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में इंटर का कोई रोल नहीं है, इंटर का है। हाँ, इंटर का डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन देखो ये इनडायरेक्ट रोल आ गया। हाँ 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 सर, अगर हाँ इंट्रा हो रहा है तो उसकी वजह से इंटर को होने नहीं दे रहा है वो, होने नहीं दे रहा है, तो मेल्टिंग हाँ, पॉइंट कम हो जाता है, ठीक तो है। कम हो जाता है, राइट। बट माइंड यू ठीक। 2 आइसोमर हो तब कंपेयर करना, पता नहीं एक घोड़ा और दूसरा गधा कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। हाइब्रिड हो जाएगा। तो कंपैरिजन हमेशा सिमिलर एंटिटीज के बीच में होनी चाहिए, कंपेरेबल चीजों के बीच में ना। चलिए, तो ये पॉइंट को लिखना है थोड़ा। इंटर आइसोमर है हाई बॉइलिंग पॉइंट देन इंट्रा आइसोमर, इंटर आइसोमर है हाई melting point boiling point then intra isomer. But this is valid only if number of functional group are same. This is valid if only if number of functional groups are same. देखो यहाँ पे 2 OH यहाँ पे भी हैं, 2 OH यहाँ पे भी हैं, राइट। तो वही है, जब सब कुछ सेम हो, खाली पोजीशन डिफरेंट हो, तब क्यों लगेगा ये ना। तो क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा अभी। सर पॉसिबल ओनली फॉर इफ नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर सेम। अच्छा देखिए जैसे ये है, क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक OH लगाया, फिर मैंने 2 OH को लगा दिया एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे, फिर उसके बाद 2 OH को लगा दिया मेटा पोजीशन पे, फिर मैंने 2 OH को लगा दिया, जैसे उसके बाद मैंने 3 OH लगा दिए। तो ये तो पक्का यहाँ पे 2 OH है, यहाँ पे 1 OH है, तो इसका ज्यादा होगा, राइट। अब ये 2 यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे इंटर हो जाएगा, यहाँ पे इंट्रा होगा, तो इसलिए इंटर वाले का इंट्रा से ज्यादा। अब यहाँ पे 3 OH हो गए, नंबर ऑफ OH बढ़ जाए तो कुछ सोचना ही नहीं है, तब तो बढ़ ही जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, राइट। यहाँ रीजन क्या है, बिकॉज नंबर ऑफ OH इंक्रीजेस। यहाँ ये रीजन है इंट्रा इंटर वाला, यहाँ पे भी रीजन क्या है, नंबर ऑफ OH इंक्रीजेस। बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर आया। हाँ सर। तो ये मैं जो बोलना चाह रहा था उसका मतलब ये है।
ये किसी का सेकंड सर पार्ट एक करना। नोट कर लें तो। हाँ नोट करो भी, हटाऊंगा नहीं कुछ। COH COH and COH वैसे तो COH and COH। देखो यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक ही है, तो इसलिए ये तो नंबर ऑफ COH इंक्रीजेज। यहाँ पे भी एच बॉन्डिंग हो जाएगी, इंट्रा हो जाएगी, तो यहाँ पे होती है इंट्रा, यहाँ पे होगा इंटर, तो उस तो वजह उसका से ज्यादा इसका होगा। ज्यादा है, राइट। एक क्वेश्चन और करते हैं। HH से ये है हमारे पास, ये है और ये है। ध्यान से देखो तो ये अल्कोहल दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं? ये एल्डिहाइड दिख रहा है कि नहीं, सेम कार्बन वाला, राइट। और ये ये सेम एसिड। कार्बन वाला एसिड है, तो ऑब्वियसली एसिड की वजह से इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 एंड इसको 3। तो एसिड यहाँ पे भी एच बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे भी एच बॉन्डिंग हो जाएगी, राइट। इधर कोई भी एच बॉन्डिंग नहीं होगी, राइट। तो ये तो पक्का हो गया। ये सेकंड हो गया सबसे कम ना, इधर लिख रहा हूँ। एंड एसिड ऑन अल्कोहल में, एसिड में एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग ज्यादा होगी, बिकॉज बॉन्ड ज्यादा पोलर है यहाँ पे। कैसे पता ज्यादा पोलर है? बिकॉज ये पीछे से भी सी डबल बॉन्ड जो खींच रहा है, राइट। बॉन्ड पोलर है, सेकंड थिंग इधर से भी एच बॉन्डिंग कर सकता है ये, राइट। तो फिर हो जाएगा अल्कोहल का सबसे ज्यादा एसिड का, तो एसिड का सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा। फिर एसिड में एक्सटेंड ज्यादा होता है अल्कोहल से। हाँ वही वही, और सबसे कम होगा एल्डिहाइड में, राइट। एल्डिहाइड बिकॉज एल्डिहाइड में तो एच बॉन्डिंग हो ही नहीं रही है, कोई नहीं। बिकॉज डोनर नहीं है, एक्सेप्टर तो बैठा है लेकिन डोनर नहीं है ना, ठीक है। ये कॉपी कर लिया। एक मिनट सर। हो गया सर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे। जैसे आई हैव ROR1 ये OH, दो कार्बन वाला ईथर, दो कार्बन वाला अल्कोहल, यहाँ एच बॉन्डिंग हो जाती है। ये समय मेल्टिंग पॉइंट का वजह लिख रहा था, राइट। और यहाँ पे नो एच हाँ बॉन्ड। हाँ पता चला कर क्या रहे थे, वही मतलब ऑजर लिख रहे थे हम, क्या ऑजर लिख रहे थे, किस चीज का वो नहीं पता। तो ईथर में एच बॉन्डिंग नहीं होगी, राइट। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, एक लास्ट और बचता है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग, उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग, तो देखो यहाँ पे सबसे होता है स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड कब होगा? जब एटलीस्ट वन ऑफ द एटम पे डिस्टिंक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। एटलीस्ट वन ऑफ द एटम कैरीज डिस्टिंक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा एक स्पीसीज होता है HF2-,
HF2- का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, एक F- जो होता है वो HF के साथ HF2- का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, एक F रहता है और H रहता है और F रहता है, इस टाइप से, सॉरी, F H एंड F, एंड इसके ऊपर ओवरऑल -1 चार्ज होता है, -12 इस पे होता है, -12 इस पे होता है। तो यहाँ पे खूब स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट एच बॉन्डिंग यहीं पे होती है, द स्ट्रॉन्गेस्ट एच बॉन्डिंग। और जैसे दूसरा मैं ले लेता हूँ HO- एंड H2O, तीसरा ले लेता हूँ HO3+ एंड H2O, तो इसके नेगेटिव पार्ट के साथ करेगा। चौथा ले लेता हूँ NH4+ एंड H2O। इन चार में औजर पूछता हूँ आपसे, तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पे डिस्टिंक्ट चार्ज तो है ही, साथ में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो भी मैक्सिमम है, तो 1 का हो जाएगा सबसे ज्यादा। उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे HO- और H है, एंड सेकेंड और थर्ड में सेकेंड वाले का ज्यादा होगा, एंड फिर थर्ड का होगा, सबसे कम हो जाएगा फोर्थ का, ये ऑर्डर हो जाएगा। तो जब किसी वन ऑफ द एटम पे डिस्टिंक्ट पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, तो वहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड बनता है। सर डिस्टिंक्ट से डिस्टिंक्ट तो मतलब देखो ना, HO- पूरा डिस्टिंक्ट है कि नहीं, यहाँ पे पार्शियल चार्ज थोड़ी ना है। H3O+ पूरा डिस्टिंक्ट चार्ज है कि नहीं, अच्छा, these are हाँ not partial हाँ charges, right? NH4+ पूरा +1 चार्ज है कि नहीं, ये कोई पार्शियल नहीं है, राइट? डिस्टिंक्ट सर +1 2 और और 3 में कैसे कंपेयर किया? 2 एंड 3 में इसको आप एक्सपेरिमेंटल मान सकते हैं HO- का, और इसकी कंपेयर में इसका एक्सटेंट ज्यादा रहता है। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा है, उस वजह से क्या होता है, एक्सटेंट ज्यादा हो जाता है। डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इज मोर। यहाँ पे सर पॉजिटिव इसको ऐसे भी यहाँ पे सर यहाँ पे पॉजिटिव का डेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं है, ऊपर नेगेटिव का डेंसिटी ज्यादा है। ठीक सर है, ये बताइए। सर थर्ड वाले को ऐसे भी समझ सकते हैं ना, सेकंड और थर्ड में कंपैरिजन करके, कि ऑक्सीजन तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब अनस्टेबल रहेगा, तो इसके इसीलिए 2 वाला ज्यादा मतलब ये हो जाएगा। उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना, प्रॉब्लम हमको यहाँ पे एक्चुअली चार्ज की स्ट्रेंथ देखनी है, मतलब चार्ज का डेंसिटी देखना है। चार्ज का डेंसिटी ज्यादा है तो आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अच्छा ठीक है सर। चलिए, कॉपी कर लिया। तो जब डिस्टिंक्ट चार्जेज हो तो खूब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। अब दूसरा कैटेगरी है, कॉपी, हाँ सर मेरा तो अगला होता है मॉडरेट। मॉडरेट मतलब क्या होता है, जब डिस्टिंक्ट चार्जेज ना हो, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। वन डिस्टिंक्ट प्लस माइनस एंड डिस्टिंक्ट +1 और -1 चार्जेज आर नॉट प्रेजेंट। ये जो नॉर्मल केसेस हम लोग पढ़े थे ना, जब H कनेक्टेड हो N से, H कनेक्टेड हो O से, H कनेक्टेड हो F से, तो उसको मॉडरेट कैटेगरी में डाल देंगे। जैसे HF है, ये मॉडरेट है। H2O है, H2O है, मॉडरेट, ये भी मॉडरेट है। NH3 है, वो भी मॉडरेट है। ठीक है, यहाँ मैं ABC में ऑर्डर पूछूं तो आपको पता ही है, ए में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, ये बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर है। सेकंड नंबर पर पोलर ये है, थर्ड नंबर पर पोलर ये है। तो ए विल बी ग्रेटर देन बी, विल बी ग्रेटर देन सी, राइट?
एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आई हम H2O and NH3 एंड दूसरा है NH3 and NH3, सॉरी ये गैस से बनाना। तो यहाँ पे भी जैसे ये A है ये B है, तो A विल बी मोर देन B बिकॉज ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर है और ये कम पोलर है, राइट। तो ये हो गया आपका मॉडरेट H बॉन्ड। क्लियर? जी सर, हो गया। अब एक होता है वीक एच बॉन्ड। वीक एच बॉन्ड को जनरली में एच बॉन्ड की कैटेगरी में डालते नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी कंसीडर कर लेते हैं उसको। तो जैसे HCl हो गया, H2S हो गया, जो नेक्स्ट मेंबर है, F के बाद नेक्स्ट मेंबर Cl है ना, O के बाद नेक्स्ट मेंबर S है ना, तो कभी कभी मान लेते हैं भाई इनमें वीक एच बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर जाती है। सिमिलरली RSH हो गया, ठीक है, तो दे शो वीक एच बॉन्डिंग। ठीक है, तो इनमें भी वीक एच बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर जाते हैं। ठीक है, so thus ends our chemical bonding.